माइनिंग होता है, मैंने बताया कि रैट होल माइनिंग एक ऐसा पार्ट है या फिर एक ऐसा शब्द है जिसका यूज जो है हम लोग जो है ऐसे पार्ट में करते हैं जहाँ पे माइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जहाँ से मिनरल्स निकालने की प्रोसेसिंग चल रहा है। और उस प्रोसेसिंग में कभी-कभी क्या होता है कि कुछ कम्युनिटी के लोग, कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स के लोग क्या करते हैं कि अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए वो सरकार के साथ चीटिंग करते हैं और एक अलग मोड में जो है वो माइनिंग का अलग प्रोसेस अपनाते हैं जो इलीगल होता है। और उसके कारण क्या होता है कि आपका जो है जो लीगल ढंग से जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी खतरा आ जाता है, क्योंकि अगर आप दूसरे साइड से चोरी छुपके अगर आप मिनरल्स को चुराएंगे, निकालेंगे, तो आपका वो प्रोसेस नहीं है मिनरल्स निकालने का जो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से निकाला जा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो मायने है खदान है वो हो सकता है कि कोलैप्स कर जाए, गिर जाए और बहुत सारे लोग, या फिर आप अगर चोरी छिपे निकाल भी रहे हैं तो लालच के कारण आप इतना अंदर तक चले जाएंगे कि आप सेफ्टी चीज को यूज नहीं करेंगे तो आपका भी डेथ हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में, उत्तर पूर्वी राज्य में होता है, जहाँ पे ट्राइब्स जनजातियां ज्यादा हैं। अब हम लोग आगे करेंगे। बेटा, क्या दुश्मनी है तुमको हमसे? क्या दुश्मनी है हर्ष बेटा? हाँ हर्ष बेटा, क्या दुश्मनी है? चेहरा पसंद नहीं है कि आवाज पसंद नहीं है कि पढ़ाने का शैली पसंद नहीं? कुछ बोलोगे तब ना। हमने तो पहले ही नहीं बोला बेटा कि जिसको क्लास नहीं करना है मत ना करो। हम कभी फोर्स नहीं डालते हैं कि आप क्लास कीजिए। हम तो पहले ही बोले कि आप 10 के बच्चे हो गए हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका फॉर्म फिलअप होगा, आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठना है, आप जॉब अपना परीक्षा दीजिएगा। नहीं भी पढ़िएगा तब भी आपको परीक्षा देना है, ठीक है। वो तो भगवान का शुक्र मनाइए कि आप लोग जो है हमसे इतना दूरी पे हैं अभी तक, नहीं तो जितना आपका माइंड चेंज हो गया होगा तो उसमें तो और आप लोग बदमाशी करने के लिए सोचते होंगे। जब आप यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं तो सोचिए कि स्कूल में आप क्या कीजिएगा, कितना आपके मन में गुस्सा भरा हुआ होगा। बार बार बोलते हैं मत कीजिए इस तरह से एक्टिविटी, मूड खराब हो जाता है। सुबह सुबह इंसान पढ़ाने के लिए बैठता है, इस टाइप का एक्टिविटी देखने के लिए नहीं बैठता है। आगे बदमाशी करने का बहुत सारा मौका मिलेगा। जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, डॉट्स देते हैं, उससे क्या मिलता है हमको नहीं समझ में आता है आप लोगों को। क्या प्रॉब्लम है आप ही लोग समझ सकते हैं। पता नहीं घर में कैसे रहते हो, जब इस तरह का एक्टिविटी मेरे सामने करते हो तो पता नहीं पापा को रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं, मम्मी का करते हो कि नहीं, भगवान ही मालिक है। देखने से तो इस तरह का हरकत करते हो, हमको तो नहीं लगता है कुछ कर पाते हो। ओके, रिमूव नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अपने खुद से रिमूव होना है तो रिमूव हो जाइए। नहीं कर रहे क्लास तो छोड़ दीजिए, हमको कोई पढ़ाने का आपको शौक नहीं है। हर्ष बेटा, जितना अच्छा नाम है उतना ही आपका खराब काम है। सा मिनरल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। मिनरल्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो हम सबको पता है कि मिनरल्स को क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग मिनरल्स को मेनली 3 रूप में डिवाइड कर सकते हैं। और जो पहला जो आपका पार्ट होता है वो आपका बनता है मेटेलिक, और दूसरा आपका बनता है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक, दूसरा आपका बनता है नॉन मेटेलिक, और हम लोग एक तीसरा एक और पार्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिससे हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, पावर को बनाते हैं, तो वो एनर्जी मिनरल के अंतर्गत में काउंट किया जाता है। ये 3 पार्ट हुए जो कि ब्रॉडली लार्ज स्केल पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। हम लोग इसमें से जो है नॉन मेटेलिक का कोई भी सब क्लास नहीं होगा और एनर्जी मिनरल्स का कोई भी सब क्लास नहीं होगा, मतलब कोई भी इसका अनदर कोई उपवर्ग नहीं होगा। इसको क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, जो जैसे वैसे ही रह जाता है। लेकिन जो आपका मेटेलिक है उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करेंगे। और जो आपका मेटेलिक का जो पार्ट होता है, जब इसको क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं,
यानी कि 2 सब क्लासेस में बांटते हैं, ए और बी ग्रुप में। जो आपका ए ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपका जो होगा वो फेरस होगा, और दूसरे को बोलते हैं कि वो नॉन फेरस होगा। एक को हम लोग बोलेंगे मेटालिक में कि फेरस होगा, और एक को बोलेंगे नॉन फेरस होगा। बहुत ही सिंपल है इस बात को समझना कि फेरस और नॉन फेरस क्या है। तो कोई भी आपका मिनरल्स जिसमें आयरन की मात्रा होगी वो फेरस के अंतर्गत में काउंट किए जाएंगे, और जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होगी वो नॉन फेरस के अंतर्गत में काउंट किए जाएंगे। देन हम लोग के पास में जो आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स है, तो नॉन मेटालिक अगर मिनरल्स पे जाएंगे तो हम लोग के पास में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको कि आप लोग आए दिन घर में यूज भी करते हैं, और आप लोग 9th क्लास तक में पढ़ चुके होंगे इस चीजों के बारे में। जैसे कि हम लोग अगर नॉन मेटालिक की बात करें तो आपके पास में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपके पास में माइका है, अब्रक है, आपके पास में जो है नमक है, सोडियम क्लोराइड है, पोटास है, फिर आपका सल्फर है, फिर आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, फिर आपका मार्बल है, फिर आपका सैंड स्टोन है। तो ये सब कुछ पार्ट्स हो गए जो आपका नॉन मेटालिक के अंतर्गत में काउंट किए जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक? आगे बढ़े? यस सर। ओके बेटा, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक और हम लोग चेक आउट कर लेते हैं कि जो आपका फेरस होगा और जो नॉन फेरस होगा। तो डेफिनेटली हमने आपको फर्स्ट में बता दिया कि प्रत्येक मिनरल्स का अपना प्रॉपर्टीज होता है, अपना गुण होता है, और प्रत्येक का केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब उसकी रासायनिक संरचना होती है कि वो किस ढंग से बना हुआ है। तो उसी के आधार पे हम लोग जिस सेक्टर में हम लोग को मिनरल्स को यूज करना होता है हम लोग उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेटल की बात बोला जा रहा है, तो मेटल में एक प्रॉपर्टीज होता है कि मेटल हार्ड होते हैं। अगर आप उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वो स्प्रेड करता है, फैलता है, फिर आपका जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो आपको इसके बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज है कि उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है। तो मेटालिक में वो होगा, और जो नॉन मेटालिक होगा उसमें इस टाइप की एक्टिविटी बहुत ही कम होगा। हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी हो सकता है। जैसे कि अगर नॉन मेटालिक की बात कर ले तो एक उदाहरण पेश किया जाता है कॉपर का, तांबा का। तो तांबा को अगर अगर हम लोग चेकआउट करें तो हम लोग पाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ना। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी किसमें प्रवाहित होगा? सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा गोल्ड में, सिल्वर सिल्वर। कॉपर एल्युमिनियम सर। तो क्यों बोलते हो गोल्ड? सबसे अच्छा सिल्वर है, और सिल्वर के बाद कॉपर, और कॉपर के बाद एल्युमिनियम। तो हम लोग आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन सब देन हम लोग अभी लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे। भाई एक फ्यूज वायर होता है, ये किसका बना होता है? कॉपर, लीड और क्रोमियम का सर। लेड सर। लीड और क्रोमियम। लेड और देखिएगा भाई, दर्द करके देखिए, ये सब क्लास में चले गए, छोटा लेड और टी। अब क्या रहता है, लेड रहता है, रहता है, आगे है जो हमारे पास में एनर्जी मिनरल्स है। तो एनर्जी मिनरल्स प्लीज किसी के घर में बर्तन मांजने की आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज किसी के घर में बर्तन मांजने की आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए। कॉल है, प्लीज बेटा साउंड बंद कर लो, क्यों डिस्टर्ब कर। वॉइस म्यूट करो। आपके पास में हम लोग जो है एक एनर्जी मिनरल्स का यूज करते हैं,
जिसमें कि आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सब चीजों का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग को पता है कि कोल से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और पूरे इंडिया में, हमारे इंडिया में खासकर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर बनाने का जो प्रोसेसिंग होता है वो कोल के द्वारा ही हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। इंडिया जो है थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा बनाता है। हमारा जो पेट्रोलियम है और जो हमारा नेचुरल गैस है ये भी एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि हम लोग इससे व्हीकल्स को चलाने में मदद मिलती है। देन अब हम लोग जरा एक बात पे गौर करेंगे, फिर हम लोग मेन पार्ट पे आ जाएंगे चैप्टर के। देखिए बेटा, कहता है क्या कि हम लोग को पार्टिकुलर इंडिया के बारे में पढ़ना है। सूरज कुमार, अरे बार बार पूछ देना, क्या दुश्मनी है? हम नहीं है सर, दूसरा। जो करना है करो भाई। अब तो बोलते बोलते मेरा भी माउथ खराब हो गया है, पता नहीं क्या करेंगे। हम लोग को पार्टिकुलर इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे बतलाता है कि इंडिया के पास में मिनरल्स के मामले में रिच है। मतलब कि हमारे पास मिनरल्स इतने अमाउंट्स में है कि हम लोग अपना काम चला सके। तो हम लोग करते क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया में सर अलग अलग, आवाज नहीं आ रहा है। हमारे इंडिया में अलग अलग क्षेत्र में मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर इसका कोई कारण पूछता है कि इंडिया में ऐसा क्यों होता है सर कि सभी जगह पे अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, तो आपका सिंपली एक ही जवाब होगा। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि हमारा इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 3 तरह से हुआ है। एक तो हमारा वह पार्ट है जो आपका इग्नियस रॉक्स के तहत बना हुआ है, इग्नियस से। एक हमारा जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट है। एक जो है फिर हमारा जो है एलुवल सॉइल का पार्ट्स है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिनरल्स किस किस जगह पे और किस किस अमाउंट्स में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 बातें कर रहे हैं कि इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, एलुवल सॉइल है, तो हमारा इंडिया का फीचर्स भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि सर पेनिसुलर प्लेटू, पेनिसुलर प्लेटू का मतलब ये होता है कि वह क्षेत्र जो 3 साइड वाटर से घिरा हुआ हो। तो डेफिनेटली अगर पेनिसुलर प्लेटू की बात करें तो जो हमारा भाग है गुजरात से लेके आपका ऊपर उड़ीसा तक, तो ये जो भाग है ये पेनिसुलर प्लेटू का पार्ट है। तो डेफिनेटली जो पेनिसुलर प्लेटू होगा तो यहाँ पे जो होगा वो आपको कोल या फिर आपका जो होगा मेटल्स या फिर जो होगा आपका अब्रक, इन सब की मिलने की संभावना ज्यादा है। मतलब कि जो आपका मिनरल्स का जो आपका मेटेलिक पार्ट है और जो आपका नॉन मेटेलिक पार्ट है, दोनों की मिलने की संभावना यहाँ पे है। सर आवाज नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? बाकी सबको तो जा रहा है, आपका नहीं जा रहा, तो हम क्या करें बेटा? बताओ। देखो, हो सकता है आपके पास में नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, चेक करो। बाकी सबको तो जा रहा है साउंड, सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा कि अगर हम लोग बोलते हैं कि एलुवल सॉइल, तो अगर हम लोग एलुवल सॉइल की बात बोले तो मतलब कि एक ऐसा पार्ट जहाँ पे नदी का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है। जैसे कि आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अगर इन सब भागों में जाएंगे तो यहाँ पे नदी का एरिया ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको मिनरल्स ना के बराबर है। मतलब यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलने की संभावना बहुत ही कम है, नहीं मिलती है। देन ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग चले जाएं राजस्थान के पार्ट में, तो वहां पे आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे। देन अगर हम लोग चले जाए नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के पार्ट में, तो वो भी आपका पेनिसुलर प्लेटू का ही भाग है जो कट कर अनदर साइड में चला गया है। तो उस जगह पर अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ जगह पे जो है आपको पेट्रोलियम की भी संभावना रहती है कि मिलती है वहां पे, समुद्री इलाका होने की वजह से नीचे वाले भाग में। फिर आपका जो है वहां पे कोल्स वगैरह भी मिलते हैं। तो ये सब कुछ पार्ट्स है जहाँ पे इंडिया में अलग अलग मोड में अलग अलग आपके मिनरल्स मिलने की संभावना है। इसी के कारण हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया में किस किस जगह पे मिनरल्स मिलते हैं, वो कौन से राज्य हैं
और वो कौन सा स्थान है जहां पे मिनरल्स मिलेंगे। तो एक बात और याद रखना है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल भी बोला था चैप्टर में कि मिनरल्स लेने के लिए आपको रॉक्स को ढूंढना पड़ेगा, चट्टान को ढूंढना पड़ेगा, और इस रॉक्स के साथ में आपको माइनिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा, और इस माइनिंग का प्रोसेस करने के बाद ही आपको मेटल मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है। इसका मतलब है कि ये जो माइनिंग का प्रोसेस है, जब तक माइनिंग का प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक मेटल नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है बेटा कि आप माइनिंग सभी जगह पे नहीं कर सकते। माइनिंग आप सभी जगह पे नहीं कर सकते हैं। माइनिंग करने के लिए बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस को पहले चेक आउट किया जाता है, देन वहां पे माइनिंग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती है। क्योंकि अगर एक बार माइनिंग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे तो वो सरकार के द्वारा किया जाता है, और जब गवर्नमेंट माइनिंग को एस्टेब्लिश करती है इंडस्ट्रीज को, तो उसमें एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में पैसा खर्च होता है। और अगर उसको ये पैसा खर्च होगा तो वो बहुत कुछ देखता है, मतलब कि जिस जगह पे वो माइनिंग का प्रोसेसिंग करने वाला है, क्या वहां पे मिनरल्स जो मिलेंगे वो कितने साल तक मिलेंगे। मतलब कि अगर वो एक साल में उसको लगता है कि वो इतना टन मिनरल्स को निकालेगा, कंजप्शन करेगा, खर्च करेगा, तो देन उसके आगे उसमें कितने संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि मिनरल्स मिलेंगे, और वो कितना साल चलेगा, 30 साल, 35 साल, 40 साल। अगर उसको लगता है कि लंबा ड्यूरेशन तक वहां से वो मिनरल्स को निकालेगा, तब तो वो डेफिनेटली वहां पे वो माइनिंग एस्टेब्लिश करेगा, इंडस्ट्रीज को लगाएगा। क्योंकि एक माइनिंग इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्टिंग मोड को ठीक करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग ठीक करना पड़ेगा, फिर जो वहां पे रिसोर्सेज जो वर्क करेंगे उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तभी जाकर ये माइनिंग सेक्टर को आप पूरा कर सकते हैं, चला सकते हैं। ऐसे आप सभी जगह पे माइनिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सोचेंगे कि कहीं पे भी सर मिनरल्स मिल रहा है वहां पे माइनिंग एस्टेब्लिश कर दिया जाए और निकाल लिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको वो सारे सर्कमस्टांसेस चाहिए जो माइनिंग को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो वो चीज जब तक अवेलेबल नहीं होगा तब तक वहां पे माइनिंग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। डन बेटा? ओके, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कैसे एस्टेब्लिश करेंगे तभी जाकर वो चीज एस्टेब्लिश होगा, ऐसे नहीं। देन हम लोग का आज पहला जो चीज स्टार्ट होगा, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें मिनरल्स में। तो हम लोग जाएंगे पहले आपका जो है मेटालिक वाले पार्ट में। तो हम लोग मेटालिक वाले पार्ट में जो सबसे पहला आज हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे आयरन ओर। आज हम लोग का जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा फेरस मिनरल्स के अंतर्गत में मेटालिक के पार्ट में आयरन ओर। हम लोग आज आयरन ओर के ऊपर में चर्चा करेंगे। देखिए, आयरन ओर को हिंदी में बोला जाता है लौह अयस्क। लौह अयस्क। देन लोहा जो है, आयरन जो है, आप कह सकते हैं कि एक बेसिक मिनरल्स है, और इस बेसिक मिनरल्स का हम लोग लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक यूजेस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इंडिया आयरन ओर के मामले में, आयरन के सेक्टर में अपने आप को वर्ल्ड के लेवल पे चौथे पोजीशन पे रखता है, 4th पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के पास में जिस जिस क्षेत्र में आयरन अवेलेबल है उस क्षेत्र में आयरन को यूज करने के बाद इसके पास आयरन बच जाता है, और ये आयरन को एक्सपोर्ट करता है, दूसरे कंट्री के पास में भेजता है। इसीलिए इंडिया जो है आयरन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट है। मतलब ये खुद से जितना इसको आयरन का डिमांड है ये खुद ही अपने यहाँ यूटिलाइज कर सकता है, बना सकता है, और बच जाने के बाद ये इसको बाहर सप्लाई भी करता है। इसके बाद
हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि जो हमारा आयरन ओर है तो इसकी मिलने की संभावना, तो मिलने की संभावना से पहले हम लोग चेक करेंगे कि आयरन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। आपका बुक में 2 टाइप्स दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा सा आगे आपको बता दे रहे हैं 4 टाइप्स के होते हैं, कहीं पे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटाइट। तीसरा जो आपका पार्ट होता है उसको बोलते हैं लियोनाइट। और चौथा जो आपका टाइप होता है उसको बोलते हैं सीडेराइट। चौथा जो आपका टाइप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सीडेराइट। अगर हम लोग देखें कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है तो इसमें से मैग्नेटाइट सबसे सुपर क्वालिटी होती है और सेकेंड जो सुपर क्वालिटी होती है वो हेमेटाइट होती है। देन लियोनाइट का जो है 3rd पोजीशन आता है और सीडेराइट का 4था पोजीशन आता है। हम लोग को मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के ऊपर में वर्क करना है, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटाइट के ऊपर में वर्क करेंगे। जो ये पहला जो टाइप्स है उसके ऊपर में हम लोग चेकआउट करेंगे। तो जो मैग्नेटाइट होता है इसका एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग जैसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं नमक का, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इसका एक हम लोग फार्मूला लिखते हैं। और इस फार्मूला को कोई बतला पाएगा कि क्या लिखते हैं? मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या होगा? मैग्नेटाइट को लिखा जाता है Fe2Fe2O4। अब आप लोग ये बेहतर बतला सकते हैं कि इसको क्या बोला जा सकता है, क्या इसको बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है आपका मैग्नेटाइट में जो है लोहा का जो मात्रा रहेगा, आयरन की जो क्वांटिटी रहती है वो क्वांटिटी ज्यादा रहती है। यानी कि इसमें जो क्वांटिटी होता है लोहा का जो अंश पाया जाता है वो लगभग 87% पाया जाता है। इसमें जो आयरन की जो मात्रा है वो लगभग 87% है। इसका मतलब है कि ये सच में सुपर फाइन क्वालिटी है। अगर हम लोग देखें कि मैग्नेटाइट इंडिया में कहाँ पे मिलता है तो इसका जोन कौन कौन सा है, कौन किस किस क्षेत्र में ये अवेलेबल है, तो हम लोग जोन के ऊपर में अगर चर्चा करें तो यहाँ पे जो जोन होगा वो आपका बेसिकली होगा सॉदर्न जोन। और सॉदर्न जोन का मतलब ही हो गया दक्षिणी क्षेत्र। और सॉदर्न जोन में क्या क्या होंगे अवेलेबल, तो आपके पास में जो होगा कर्नाटका, फिर जो होगा आपका आंध्र प्रदेश। लिखते जाएंगे बेटा हम, फिर बाद में हम लिखवाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपना पेन और कॉपी साथ में रखिए। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ पार्ट होंगे जहां पे मैग्नेटाइट लार्ज अमाउंट में मिलेगा। मैग्नेटाइट लार्ज अमाउंट में मिलेगा। और जो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा हेमेटाइट। तो हेमेटाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सर नॉर्दर्न में कौन कौन जगह? नॉर्दर्न में तो नहीं जाना बेटा, नॉर्दर्न जोन में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सॉदर्न जोन में जाना है। मैंने पहले ही बोला प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जाना है। मिनरल्स आपको या तो वेस्ट जोन में या तो ईस्ट जोन में, यही 2 जोन में मिलेगा। ऊपर वाले भाग में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे 7 सिस्टर में बस यही 3 पे आपको फोकस करना है, 1 2 एंड 3।
और एक आपका छोटा सा पार्ट होगा राजस्थान 4। इसके अलावा आपको कहीं नजर ही नहीं जाना चाहिए, ऊपर में तो कुछ अवेलेबल ही नहीं है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, आपका पश्चिम बंगाल, इन सब जगह पे बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसी जोन में रहिएगा, सॉदर्न जोन में। देन अब हम लोग चलेंगे हेमेटाइट के ऊपर में वर्क करेंगे। मैग्नेटाइट को हम लोगों ने देखा। हेमेटाइट जो होगा यह सेकेंड मोस्ट क्वालिटी होगा, और जो हेमेटाइट का जो फार्मूला होगा, हेमेटाइट इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा Fe2O3, Fe2O3। उसमें 4 था और इसमें 3 रहता है। इसमें जो आयरन का अंश होगा, जो आयरन की मात्रा होगी, वो आयरन की जो मात्रा होती है वो लगभग आपका 50 to 60% होता है। इसमें जो आयरन का अंश पाया जाएगा वो 50 से 60% पाया जाता है बेटा। और इंडिया में सबसे ज्यादा हेमेटाइट ही पाया जाता है। मैग्नेटाइट का अमाउंट हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ हेमेटाइट का जो मात्रा है, लोहा का जो मात्रा मिलता है वो ज्यादा मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा हेमेटाइट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर हेमेटाइट को अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास कुछ पार्ट है, जैसे कि उड़ीसा, फिर जो है आपका झारखंड, फिर जो है आपका कर्नाटक में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन उड़ीसा और झारखंड में मेनली रूप से। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल नाम है, तो आपको नाम को याद रखना पड़ेगा। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका। क्वेश्चन वहीं से पूछेगा कि भाई आप ये बतलाइए कि ये वाला जो छोटा सा जोन है किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ बेटा, उस नाम को कहीं पे साइड में लिख लीजिए नोट करके कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए पहला आप लोग लिखेंगे मयूरभंज। पहला आप लोग लिखेंगे मयूरभंज। फर्स्ट आप लोग लिख लीजिएगा मयूरभंज। दूसरा आप लोग लिखिएगा केंदुझर। केंदुझर। फिर आप लिखिएगा बादाम पहाड़ी। बादाम पहाड़ी। ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट कहलाएगा, ये तीनों जो मैंने लिखवाया इसमें से कोई भी एक पूछ देगा। तो ये जो पार्ट होगा ये कहलाएगा उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ये कहलाएगा उड़ीसा झारखंड बेल्ट। और इसी बेल्ट में आपको ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा जहां पे हेमेटाइट मिलेगा, नॉट मैग्नेटाइट। यहाँ पे आपको हेमेटाइट का अंश मिलेगा लार्ज स्केल पे देखने के लिए। और यहाँ पे मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है। केंदुझर जो है आपका, ये भी आपका उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ी आपका जो है कर्नाटक में है। एक और भी हम लोग का नाम है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, कितना हो गया, मयूरभंज उड़ीसा में, केंदुझर भी उड़ीसा में, बादाम पहाड़ी कर्नाटक में, और एक और पार्ट है जो झारखंड में पाया जाता है, उसका नाम है सिंहभूम बेल्ट। नाम याद रखना है आपको, सिंहभूम बेल्ट। सिंहभूम बेल्ट ये आपको झारखंड में पड़ेगा, क्योंकि सिंहभूम एक जिला है। इस जिला के क्षेत्र में आपको हेमेटाइट मिलेगा, राइट। और बोलिए तो सिंहभूम क्षेत्र, फिर से इसको एक बार और रिपीट करना है। होता है मैग्नेट, वो कौन से डायरेक्शन को चेक करता है,
नॉर्थ नॉर्थ साउथ